Hello everyone. Today we are going to learn how to solve CSIR-NET questions on genetics. जिसने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो पार्ट 1 में देख सकते हैं। तो आज पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स गो। ओके, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, You cross a true breeding red flower snapdragon with a true breeding white flower one. All of the F1 are pink. What does this says about the parent trait? क्या बोल रहा है कि ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर वाले स्नैपड्रैगन के प्लांट को ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर वाले स्नैपड्रैगन के प्लांट के साथ आप क्रॉस कराते हो तो F1 जनरेशन में आपको पिंक कलर के फ्लावर्स मिलते हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं? चार ऑप्शंस दिए हैं। पहला है आपका कि रेड एंड व्हाइट आर कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस हम सबको पता है कोडोमिनेंस क्या होता है। कोडोमिनेंस में F अगर होता तो F1 जनरेशन में आपको एक पैटर्न मिलता। पैटर्न कैसे? कुछ पेटल्स जो है, कुछ स्ट्रिप्स आपको रेड कलर की दिखाई देती है और कुछ व्हाइट कलर की, बट यहाँ पर आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा है, यानी कोडोमिनेंस जो है यहाँ पर वैलिड नहीं है। नेक्स्ट वन इज, ये क्या बता रहा है कि रेड जो है डोमिनेंट है। अगर रेड टोटल डोमिनेंट होता तो F1 जनरेशन में रेड कलर के फ्लावर्स आते। ओके, तो ये भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। सी देखिए, बोथ रेड एंड व्हाइट बोथ आर रेसेसिव। कभी भी दो रेसेसिव कंडीशन हम लोगों ने नहीं देखी है। अगर एक रेसेसिव है तो दूसरा डोमिनेंट। F1 जनरेशन में जो भी आएगा वो डोमिनेंट ही कहलाता है। ओके, तो रेड एंड व्हाइट रेसेसिव नहीं हो सकते। नेक्स्ट है लास्ट वन आपका, रेड एंड व्हाइट शोज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो होता है जब जो डोमिनेंट जीन है वो रेसेसिव जीन के प्रेजेंस में अपना इफेक्ट पूरी तरीके से शो नहीं कर पाता, तब हम लोग उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। जैसे रेड कलर में अगर आप व्हाइट कलर मिक्स कर दो तो पिंक कलर आता है, उसी तरीके से ये रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर दोनों का जो जीन्स है उसका मिला जुला इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, इसलिए ये पिंक कलर के दिखाई देते हैं। योर आंसर विल बी डी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट है आपका, while on a field trip in a jungle, you find a new species of mouse. You catch a pair and then take them back to the lab. In mice, black coat color B is dominant to the brown B, small b. Okay. Yet the female mouse gave rise to a large litter in which 9 of the offspring are black, 3 were brown and 4 were white. So you conclude that. ठीक, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आपने जीन इंट्रैक्शन पढ़ा हुआ है तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग का रेशियो आपको मिल रहा है वो 9:3:4 है। ओके, तो 9:3:4 स्ट्रिक्टली कब आपको ये वाला रेशियो मिलता है? रेसेसिव एपिस्टासिस के समय में ये मिलता है। बट इन केस अगर आपको ये याद नहीं है तो आप दिए गए जो यहाँ पर पूरा का पूरा इसका हिस्ट्री दिया हुआ है, इससे आप F1 जनरेशन का क्रॉस निकाल सकते हैं। कैसे? किन किन को इन्होंने ब्रीड करवाया है? ब्लैक कलर के माउस को, ब्लैक कोट कलर के माउस को इन्होंने ब्राउन माउस से ब्रीड करवाया। ठीक, तो यहाँ पर एक पन्नेट स्क्वायर हम लोगों ने बना लिया है। ये जो है कैपिटल बी क्योंकि डोमिनेंट है। ठीक, ये आपका ब्लैक कलर का माउस हो। ब्लैक कलर के माउस के साथ हमने एक जीन जो है, एक पेयर जीन और लगाया है, ये कैपिटल आई है। तो कैपिटल आई जो है एक और जीन है जिसका जो रेसेसिव फॉर्म है वो एपिस्टैटिक है। ठीक, तो वैसे ही ये जो आपको दिख रहा है स्मॉल बी, ये है आपका ब्राउन कलर। ठीक, सो दिस इज ब्राउन इन कलर। ब्लैक और ब्राउन को जब हम क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन भी आपको क्या दिखाई देगा?
ब्लैक दिखाई देगा। ओके, पर कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जब भी स्मॉल आई एक साथ आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये कैपिटल बी यानी ब्लैक कलर के जीन का एक्सप्रेशन और स्मॉल बी यानी ब्राउन कलर के जीन का जो एक्सप्रेशन है वो दोनों को दबा देंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये स्मॉल आई को क्या बोलते हैं, इपीस्टैटिक जीन बोलते हैं। ठीक, इपीस्टैटिक का मतलब ये दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा देता है। जिस जीन के एक्सप्रेशन को इपीस्टैटिक जीन दबा देते हैं उनको हाइपोस्टैटिक जीन बोलते हैं। ठीक, तो ये आप रिलेशनशिप याद रखेंगे तो इपीस्टैटिस समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। नाउ अब हम लोग इसको कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक, F2 जनरेशन में जैसे हम लोग हमेशा सेल्फ क्रॉस करते हैं, आप इसका सेल्फ क्रॉस करवाइए। यहाँ पर सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। ठीक, मेल फीमेल जो है हम लोग प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर दोनों के गैमेट्स। दिस कुड बी अ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक, यहाँ पर भी मेल या फीमेल गैमेट हुआ। नाउ बी आई और बी आई का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर कैपिटल बी कैपिटल आई। वैसे ही यहाँ पर पूरा हम लोग पॉइंट स्क्वायर बना लेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए हमने कंडीशन क्या बताई है कि जहाँ पर भी आपको स्मॉल आई दिखाई देगा वहां पर ये कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों का एक्सप्रेशन जो है कलर वो शो नहीं करेगा। तो जब ब्लैक कलर और ब्राउन कलर दोनों शो नहीं करेगा तो वो आपको व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ इस स्क्वायर में देखते हैं सबसे पहले कि स्मॉल आई आपको कहाँ पर दिख रहा है। ठीक, तो ये जो है ये एक सेल है इसमें दो कैपिटल बी के साथ एक स्मॉल आई है। तो ये स्मॉल आई अगर है तो कैपिटल बी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा और आपको चूहा जो कैसा दिखाई देगा, आपको व्हाइट कलर का एल्बिनो रैट दिखाई देगा। ठीक, वैसे ही आपको स्मॉल आई और कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर भी स्मॉल आई दिख रहा है, ये एल्बिनो हो गया। ठीक, फिर इसके नीचे आ जाइए, ये भी आपको स्मॉल आई यहाँ पर भी दो बार है तो ये भी कलर को आने नहीं देगा, यहाँ भी एल्बिनो होगी। लास्ट में देखिए, लास्ट में भी स्मॉल बी के साथ स्मॉल आई है, ये भी आपका अल्बिनो हो जाएगा। ओके, रेस्ट जहां पर भी कैपिटल बी होगा वो सिर्फ ब्लैक कलर दिखाई देगा। राइट, तो जहां पर भी कैपिटल बी है वो ब्लैक कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जहां पर कैपिटल बी नहीं है स्मॉल बी है वहां पर क्या दिखाई दे रहा है, आपको ब्राउन कलर का रेड दिखाई दे रहा है। राइट, सो कितने ब्राउन कलर के हो गए आपके पास, 1 2 3 ब्राउन कलर का। देन एल्बिनो कितने हैं, 1 2 3 4 एल्बिनो है, और अगर ब्लैक गिन के देखेंगे तो 9 जो है वो ब्लैक है। The ratio will be 9:3:4. Okay. So what will be your right answer? Correct answer will be C. There must be an epistatic interaction influencing coat color. Okay. Next देखते हैं question. A new breed of domestic cat, the Indian curl cat, has unusual curled back ears. When the owners of Willamette, the foundation cat from which the breed arose, crossed her with a normal straight-eyed domestic cat in each of her litter, roughly half of the kitten, and roughly half of the kitten had curled ear. When both parents were curled cats, all the kittens have curled ear. What does this tell you about the curled ear trait? Okay, तो इसमें कहा गया है कि एक न्यू ब्रीड डोमेस्टिक कैट की जिसमें जो बिल्ली के जो कान है वो कर्ल या घूमे हुए रहते पीछे की तरफ, ठीक है, बैक साइड में, तो उसको उन्होंने स्ट्रेट कान वाली बिल्ली के साथ क्रॉस करवाया तो पाया गया कि रफली ऑलमोस्ट हाफ ऑफ किटन जो है उनके कान जो है वो कर्ली थे। ठीक,
ऊपर वाले से आपको कोई क्लियर कट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, ठीक। ये आधा बता रहा है, लेकिन इसको आप किसी फॉर्मूले में पुट नहीं करते क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है रफली हाफ, कितना ये हमको पता नहीं। बट नेक्स्ट सेंटेंस में आपको पिक्चर क्लियर होती है यहाँ से। When both the parents are curl cat, when both the parents are curl cat, all the kittens have curled ears, ठीक। ये कंडीशन जो है ये एक्चुअली में रेसेसिव जीन्स की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कर्ल कैट के लिए कैपिटल C डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल होता तो दो कंडीशन होती, या तो पूरा जीन ऐसे डोमिनेंट होता या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहता है, एक स्मॉल c और एक कैपिटल C। अगर पूरा डोमिनेंट कंडीशन में रहता तो ये 100% क्या बनाता, आपका कर्ल कैट बनाता, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि सारे किटन्स जो है वो कर्ल कैट थे, कर्ली हेयर वाले। लेकिन अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में हुआ तो आपको सारे के सारे जो है क्या नहीं मिलेंगे, आपको सारे के सारे कर्ल ईयर नहीं मिलेंगे, ठीक। ये इस तरीके से 3:1 का रेशियो भी आता। लेकिन अगर कर्ल्ड ईयर जो है एक रेसेसिव कैरेक्टर होता, स्मॉल c कंटेन करता, इसमें और कोई कंडीशन नहीं है, ठीक। तो जब कर्ल जो है यहाँ पर दिया हुआ है when both the parents are curled ear, तो हम अगर रेसेसिव को कर्ल्ड ईयर माने तो अगर दोनों रेसेसिव है तब इसमें श्योरली 100% किटन्स जो हैं आपके क्या आएंगे, कर्ल्ड ही आएंगे, ठीक। तो ज़्यादा चांसेस क्या है इसमें कि रेसेसिव होने के, ठीक। तो इसमें हमारा पहले में दिया हुआ है कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस तो नहीं आएगा। सेकेंड में बोल रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी नहीं आएगा। थर्ड है डोमिनेंट, तो डोमिनेंट होने की पॉसिबिलिटी कम है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ये एक रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक। तो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर आपको बता रहा है जॉन एंड जेसिका आर प्लानिंग अ फैमिली, बट सिंस each has a brother who has sickle cell anemia, they are concerned that their children may develop sickle cell disease. Neither John, Jan, nor their respective parent have the disease. They consult the genetic counselor who tells them. Now, ये जो है ये एक्चुअली में पेडिग्री का क्वेश्चन है, बट इसको बहुत इजी है अगर आप इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस समझे तो। जॉन एंड जेसिका ये दोनों जो है ये नॉर्मल है, ओके। और लेकिन जो ब्रदर्स हैं इन दोनों के, उनको जो है सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। बट सिंस ईच हैज अ ब्रदर हु हैज सिकल सेल एनीमिया, तो देखिए सिकल सेल एनीमिया जो है वो जॉन को है या नहीं वो देखना है। तो नाइदर जॉन and not their parents have the disease. तो जॉन के पेरेंट्स में भी ये डिजीज नहीं थी, पर जॉन के भाई को उनकी मदर अगर कैरियर रही होंगी तो उससे ये डिजीज मिली होगी। जॉन को अगर नहीं मिली है तो इस केस में जॉन जो है वो क्या है, कंप्लीट नॉर्मल है, जिसमें कैरियर भी नहीं होगा, ठीक है। एक एक्स जो है इसमें होना चाहिए आपका कंप्लीटली नॉर्मल, ठीक। जेसिका जो है क्योंकि इसके ब्रदर में है तो इसके पास जो एक सिकलिंग का जीन है वो उपस्थित होना चाहिए, और क्योंकि जेसिका भी हेल्दी है तो ये एक कैरियर होगी सिकलिंग की, लेकिन इसके दोनों जो क्रोमोसोम है उसमें सिकलिंग की जीन नहीं होगी, ठीक ना। कंडीशन क्या क्या बनती है हमारे पास, दिस विल बी अ कंडीशन। अगर लड़की होती है तो हो सकता है वो एक कैरियर हो नॉर्मल, या फिर नॉर्मल ही हो और कैरियर भी ना हो, ठीक। या फिर अगर बॉय है तो बॉय में एक हो सकता है कि सिकलिंग आ जाए डिजीज, ठीक। और चौथी कंडीशन हो सकती है कि बॉय है लेकिन वो टोटली हेल्दी है। तो अगर 4 संतान है तो चारों में से
कोई एक जो है उसमें ये सिकलिंग आ सकता है। ठीक, नाउ व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर विल बी that 1 out of 4 of the children could be expected to have sickle cell disease. Okay. Next is, in people with sickle cell disease, the red blood cells break down, clump and clot the blood vessel. The broken cells accumulate in the spleen. Among other things, this led to the physical weakness, heart failure, pain, brain damage, and spleen damage. Affected individuals become paralyzed and can develop rheumatism, pneumonia, and other disease and kidney failure. तो ये सारे जो है फेटल कंडीशन है, लीथल कंडीशन है, जो किसकी वजह से आ गई? सिकल सेल डिजीज की वजह से। अब सिकल सेल डिजीज क्या होती है? ये सिर्फ एक जेनेटिक म्यूटेशन है जिसमें जो आपका रेड ब्लड सेल है उसका शेप कॉन्वेक्स से बदलकर हंसिए के आकार का यानी सिकल शेप का हो जाता है। इसमें एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बिगड़ती है जेनेटिक डिसऑर्डर, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। ठीक, तो एक्चुअल में वो जो म्यूटेशन है वो सिर्फ शेप ऑफ द आरबीसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, वो जो जीन है आरबीसी का शेप ही चेंज करता है, लेकिन इसकी वजह से दूसरे डैमेजेस और दूसरे जो कंडीशन है, एक लीथल कंडीशन जो है वो भी उत्पन्न हो रही है। तो इन केस में हम बोलते हैं कि एक जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जो आपको जीन दिख रहा है वो सिकल सेल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा उस ऑर्गेनिज्म की डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पैलियोट्रोपिज्म, और वो जीन जो पैलियोट्रोपिक होते हैं, एक से ज्यादा इफेक्ट शो करते हैं, उसको पैलियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बी है, द पैलियोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ सिकल सेल अलील, ये जो है करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट वन इज heart disease, diabetes, cancer, alcoholism, and many mental illness can best be described as. Okay? तो ये सारे डिजीज एक दूसरे से देखने में अलग लगती हैं, लेकिन ये है नहीं। इन सारी डिजीज में एक कॉमन चीज है कि कोई भी जो है सिंगल एक जीन के डिफेक्ट से नहीं होता है, बहुत सारे जीन्स के डिफेक्ट्स की वजह से ये कंडीशंस जो है आती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, these genes are described as multifactorial disorder with the possible polygenic component. एक से ज्यादा जीन की वजह से बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर जब क्रिएट हो जाते हैं, उन डिसऑर्डर्स को हम लोग पॉलीजेनिक कंपोनेंट डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट वन इज द जेनेटिक डिजीज cystic fibrosis is caused by a defective allele that. Okay, तो cystic fibrosis वैसे भी CSIR-NET के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर रिव्यू करेंगे तो cystic fibrosis से हर 2 साल में कुछ ना कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं से वो पूछ देता है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए आप याद रखिए CFTR। CFTR is a factor or protein जिसका फुल फॉर्म है cystic fibrosis transmembrane conductance regulator। अगर इस प्रोटीन के जीन में कोई डिफेक्ट आ गया तो cystic fibrosis नाम की डिजीज हो जाती है, और इस डिजीज में डिफेक्टिव क्लोरीन चैनल जो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का वो प्रोड्यूस होता है, जिससे स्प्लीन और बहुत सारी लंग्स वगैरह दूसरी जो है इन सब का ट्रांसपोर्टेशन में एक साथ डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा डिफेक्टिव एलील प्रोड्यूस द डिफेक्टिव क्लोरीन चैनल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे ही इंक्लूड किया मैंने, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कभी कभी किसी एग्जाम टाइम में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है इनमें? ओके,
तो हर्मोफ्रोडाइटिज्म भी दिया हुआ है एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 आप लोगों को पहले से ही पता होगा, बर्डिंग, फ्यूजन और रीजनरेशन। ये तीनों के तीनों में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तीनों के तीनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हर्मोफ्रोडाइटिज्म जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। ओके, तो जनरली हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहते हैं कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो है वो आपस में फ्यूज करना चाहिए, ना कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। क्योंकि जितने भी आप लोअर ऑर्गेनिजम्स देखेंगे उसमें पहले ज़्यादातर जो है उसमें हर्मोफ्रोडाइटिज्म का डेवलपमेंट हुआ, जहाँ पर एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल जेनाइटल ऑर्गन और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन दोनों होते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप लोगों को कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछें। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ईच ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस जेनेटिक्स से रिलेटेड जो है वो सॉल्व करेंगे। टिल देन, स्टे पॉजिटिव एंड कीप लर्निंग।